नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डियर मार्सा में। दोस्तों, नाम से ही पता चल गया होगा, हमने अपने चैनल का नाम चेंज किया है। पहले विनय क्लासेस ब्लॉग था, जो अपना मेन चैनल है विनय क्लासेस, जहां हम प्रत्येक क्लास के प्रत्येक चैप्टर वाइज प्रश्नावली करवाते हैं। वो अपना मेन चैनल है विनय क्लासेस, आप सबको पता है। और अपना दूसरा चैनल था विनय क्लासेस ब्लॉग। तो इस चैनल के नाम को हमने चेंज करके अब डियर मार्सा रखा है। बस ये अच्छा लगा नाम, तो हमने नाम चेंज कर लिया। और आप सभी को पता है कि कुछ मॉडल पेपर आए हैं, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मॉडल पेपर तैयार किया। उसी मॉडल पेपर के पैटर्न को देखते हुए हमने अपने तरीके से एक अर्धवार्षिक मॉडल पेपर तैयार किया है, जो चैप्टर 1 के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिस पैटर्न से सवाल पूछे जा सकते हैं चैप्टर 1 में से, उसी पैटर्न से हमने एक मॉडल पेपर तैयार किया है। इस मॉडल पेपर को जरूर पढ़ना, पूरी प्रश्नावली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस मॉडल पेपर को अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो। टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधा प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। देखो, परिमेय संख्या क्या होती है ये सब हमने पढ़ाया हुआ है। अपना चैप्टर 1 नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट की दो वीडियो है, चैप्टर 1.1 और 1.2, वो वीडियो जरूर देख लेना। और वो बड़ी वीडियो है, सारे प्रश्न वाइज पूरी प्रश्नावली करवाई है, तो इसीलिए हमने मॉडल पेपर तैयार किया कि आपका टाइम बचे। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है हम वही कराएंगे, तो ज्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे, सीधा इनके आंसर की ओर चलेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? देखो, परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये P अपॉन Q के रूप में है, ये भी P अपॉन Q के रूप में है। यहाँ पर सिर्फ जीरो है, तो जीरो के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो ये P हो गया, ये Q हो गया, और ये P अपॉन Q के रूप में हो गई। तो ये D जो है अपना आंसर सही होगा। ये सभी संख्याएं क्या है? P अपॉन Q के रूप में है, तो D अपना क्या हो गया? आंसर सही, ठीक है। दूसरा प्रश्न है अपना, परिमेय संख्या निम्न में से किसके लिए समवृत्त नहीं है? देखो, समवृत्त नहीं है तो योग के लिए है, घटाव के लिए है, गुणे के लिए है, लेकिन भाग के लिए नहीं है। भाग के लिए नहीं है क्योंकि P अपॉन, देखो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या वह संख्या जो P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हो, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी ध्यान रखना। जो Q है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो इसी कारण ये जो परिमेय संख्या है ये समवृत्त नहीं है, भाग के लिए, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से योज्य तत्समक, योज्य मतलब जोड़, उसका तत्समक क्या होगा? वह संख्या जिसमें कोई संख्या जोड़ते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो, उसे कहते हैं योज्य तत्समक। और वो संख्या कौन सी होगी? वो होगी 0। क्या होगी? 0। जीरो, किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जुड़ भी जाएगा 0, लेकिन संख्या में परिवर्तन नहीं आएगा। 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 ही होगा, तो ये इसका योज्य तत्समक हो गया 0। अगला है, निम्न में से गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक के लिए क्या होगा? देखो, गुणे के लिए क्या होगा? अगर किसी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगी, तो संख्या बदल गई। 5 को 0 से, अगर मैं 5 को अगर 0 से गुणा करूंगा तो 0 आ जाएगा ना, तो संख्या तो चेंज होगी। हमारी संख्या 5 थी, तो गुणात्मक के लिए क्या होगा? 1। क्या होगा? 1, क्योंकि अगर मैं 5 को 1 से गुणा कराऊंगा तो 5 ही आएगा। तो ये योज्य के लिए, योग के लिए 0, गुणे के लिए 1, इसका ध्यान रखना, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, यदि 2/3, प्रश्न है, यदि 2/3 और -3/5 के प्रतिलोम से गुणा करे तो गुणनफल होगा। यहां पर लिखा हुआ है, दो संख्या दे रखी है, एक तो दे रखा है 2/3 और -3/5। ये जो -3/5 है, इसके प्रतिलोम, इसका प्रतिलोम करना है भाई, इसका उल्टा। प्रतिलोम का मतलब है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना। जैसे -3/5 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 5/-3, ठीक है। माइनस तो यही रहेगा, माइनस कहीं नहीं जाएगा। प्रतिलोम का मतलब होता है विपरीत, चिन्ह चेंज नहीं होगी, सिर्फ संख्या चेंज होगी। ये 3/5 था, ये हो गया 5/3, ठीक है। अब करना क्या है? इसको गुणा कराना है, किससे? 2/3 से। इस 5/3 को इस 2/3 से गुणा कराना, करवाते हैं 5/3, और ये 5/3 किसका है? माइनस का, ठीक है ना। ये माइनस यहाँ था, यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, बात वही है, ठीक है ना। माइनस कहीं भी, जैसे 1/1 लिखा मैंने, अगर नीचे माइनस होगा तो नीचे नहीं तो आप ऊपर लिख सकते हो।
अगर ऊपर है तो ऊपर, नहीं तो नीचे लिख सकते हो। लेकिन अगर एक माइनस है तो एक ही माइनस लिखना है, ऐसा नहीं कि नीचे भी लिख दे ऊपर भी लिख दे, तो ये दोनों तो आपस में भाग होके प्लस हो जाएगा, तो ऐसा मत करना, ठीक है। तो ये अब गुणा करा देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, ये 5 2 से गुणा होगा तो ये माइनस का 10 बन जाएगा, ठीक है। अपॉन में ये 3 से 3 गुणा होगा तो 9 बन जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के 10/9। आंसर अपना बी आ जाएगा, माइनस के 10/9। तो ये नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अपना छठा प्रश्न। तो छठा प्रश्न है अपना, रेगिस्तानों की पूर्ति करिए। देखो यहाँ पर कुछ रेगिस्तान दे रखे, खाली जगह दे रखी, इनको हमें भरना है। परिमेय संख्या -1 का व्युत्क्रम क्या होगा। देखो हमें व्युत्क्रम देना, परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं, ये -1 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 लिख दिया। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो वापस 1/1 ही आएगा, तो क्या आएगा, -1। क्या आएगा, -1। तो हम क्या लिखेंगे, -1, ठीक है। इस पे टिक लगा देते हैं, वरना यहाँ पर रेगिस्तान भर देते हैं, -1, ठीक है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम खाली जगह होता है। देखो आप यहाँ देखो, ये एक ऋणात्मक संख्या है, इसका मैंने व्युत्क्रम किया तो इससे इसके से चिन्ह पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, सिर्फ संख्या ऊपर नीचे हो गई। जैसे मैं लिखता हूँ 5/3, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3/5। तो ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का है, तो इसके धनात्मक परिमेय संख्या के व्युत्क्रम होता है धनात्मक ही होगा, समझ गए। यहाँ पर धनात्मक लिख देना, धनात्मक, ठीक है। मैं धन लिख रहा हूँ या फिर प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। धनात्मक का धनात्मक होगा, ऋणात्मक के व्युत्क्रम का संख्या का व्युत्क्रम भी ऋणात्मक ही होगा, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य, तीसरा है, दो परिमेय संख्याओं के मध्य खाली जगह परिमेय संख्या होती है। अब इसका जवाब तो भाई देना असंभव है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ -1 और 0, इस दो के बीच में दिखने में तो ये दो संख्या है 0 और 1, वो भी माइनस का, ठीक है ना। या ऐसा करते हैं, आप कंफ्यूज ना हो, 2 और 3, इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं हम नहीं बता सकते। 2.01, 2.02, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9 और फिर आता है 3। तो ये मैं बहुत कम संख्या बोल रहा हूं, इसके बीच में अनंत संख्या आती है, अनंत, ठीक है ना। तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित संख्याएं होती हैं। क्या हो जाएगा, अपरिमित, ठीक है ना, अपरिमित आप लिख देना, मैं अप लिख रहा हूं, अपरिमित, मेरी टिक मार दिया इधर, अपरिमित संख्याएं होती हैं। सातवां प्रश्न है, सही मिलान कीजिए a+b बराबर b+a। ये क्या हो गया, ये तो योग हो रहा है, वो भी क्रम विनिमय के हिसाब से। क्या हो रहा है, योग क्रम विनिमय, तो इसको इससे मिलान कर देंगे। उसके बाद है a इंटू कोष्टक b इंटू c इक्वल टू होता है a इंटू b कोष्टक इंटू c। अब ये क्या है, दिखने से पता चल रहा है ये तो गुणन सचार्य है, तो ये इससे मिलान कर देंगे, ठीक है। फिर है a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। भाई a एक संख्या है और परिमेय संख्या को हम लिखते हैं a, अगर नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1, क्या है, 1। अब इसका व्युत्क्रम बनाना है तो हम इसको लिखेंगे 1/a, तो क्या हो गया, 1/a। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, जो लास्ट में बचा 1/a, ठीक है ना। ये अपना सातवां प्रश्न हो गया। आठवां प्रश्न है, सत्य असत्य बताइए। कभी सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, इसे क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। और परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसमें 0 भी होता है, जिसमें -1 भी होता है, और माइनस से गिनती लगा के माइनस अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, यहाँ से यहाँ तक की सारी संख्याएं परिमेय होती हैं, और प्राकृत संख्या यहाँ से यहाँ तक की होती है। तो इसका कहना है कि एक प्राकृत संख्या जो होती है वो एक परिमेय संख्या भी होती है। तो ये तो बात सही है। ये जो प्राकृत संख्या थी, मैं लाल पेन से लिख देता हूँ, ये जो प्राकृत संख्या थी इस कोष्टक के अंदर जो आ रही है, ये संख्या इस परिमेय संख्या के अंदर भी तो आ रही है, तो ये कहना सही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाँ, या फिर लिख देंगे राइट, सही बात है। शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता।
शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। सही बात है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता। क्यों? मान लो 0 लिखा मैंने, तो 0 के नीचे क्या है? 1। अब इसका व्युत्क्रम करो तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/0। अब एक बात ध्यान रखना, हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा यही है कि वह संख्या जो P/Q के रूप में लिख सकते हो, और जहां पर Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हमारा जो Q है वो 0 आ गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। और शून्य का व्युत्क्रम भी नहीं होता है, ये इसका मतलब गणित में कोई व्याख्या नहीं है, ठीक है ना। तो इसका 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, ठीक है। फिर संख्या 1 का व्युत्क्रम -1 है। भाई एक संख्या लिखता हूं मैं 1, ठीक है। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। फिर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो भी तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 1/1 ही आएगा। तो इसमें पॉजिटिव था तो इसमें नेगेटिव थोड़ी ना आएगा, इसमें भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर -1 गलत लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। क्या है? गलत। संख्या 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा, और -1 का व्युत्क्रम -1 ही होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत हो गया। दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है, ये तो गलत है। दो परिमेय संख्याओं का योग तो हमेशा परिमेय ही होगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। 9वां प्रश्न है -2, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं इसको। प्रश्न है -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। बहुत आसान है। देखो इसमें जो हर दे रखा है वो -11 दे रखा है। देखो इस प्रश्न को डिटेल में जानना है तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ प्लेलिस्ट की, आप वहां से वीडियो देख लेना, चैप्टर 1.2 में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और शॉर्टकट में मैं इसको समझाऊंगा। देखो हर में 11 दे रखा है तो हमें 11 खाने बनाने पड़ेंगे। कितने? 11 खाने। और सारी संख्या माइनस की है तो हम ऐसा करते हैं, मैं एक लाइन खींचूंगा, संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो मैं एक लाइन खींचूंगा, ठीक है। फिर मैं यहां पर लिखूंगा 0, क्योंकि माइनस में जाना है। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा अपना 0, ठीक है। आपको 10 दिख रहा होगा, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये तो हो गया 0। और यहाँ पर जो है लास्ट संख्या, इसको मैं बना देता हूँ, कितना है अपना सबसे बड़ा? -9/11, ठीक है। ऐसा करता हूँ मैं इसको -1 लिख देता हूँ, ठीक है, -1। अब देखो नीचे 11 है, हर में 11 है तो हमें 11 खाने बनाने हैं, तो बराबर भागों में बांट दो। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, और ये हो गया 11। और 11/11 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -1 है, ये 0 है। अब देखो यहाँ पर है -2/11, क्योंकि मैंने इस पूरे खंड को 11 भागों में बांटा है, 0 से 1 के बीच में 11 खाने हैं, तो हर एक खाना 1 के बराबर होगा, 1/11 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा -2/11, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो इसको मैं एक पॉइंट बना रहा हूं P, ठीक है ना, P। फिर है -5, तो ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये हो गया Q, ठीक है ना। उसके बाद -9, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, इसको मैं लिख रहा हूं R। अब अपना P क्या है? अपना जो P है वो है -2/11। अपना जो Q है वो है -5/11, और अपना जो पॉइंट R है वो है -9/11, ठीक है ना। मैं पॉइंट इसलिए लिखा हूं क्योंकि यहाँ पर मैं -2/5 इधर लिखूंगा तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगा, 2/11, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखो Q के नीचे ये -5/11, और फिर ये -9/11। आपको क्या करना है, डिटेल में आपको प्रश्नावली में मिलेगा, वीडियो में लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। संख्या रेखा पर निरूपित करने का तरीका कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्लस के 2/3 का योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम वह संख्या जिसको उस संख्या से जोड़ते हैं तो 0 प्राप्त होता है। 0 कब बनेगा? अरे भाई जब 2/3 को
2/3 को आप किसी संख्या से जोड़ोगे या घटाओगे तो आपको जोड़ना है मत, ठीक है। योज्य प्रतिलोम में तो जोड़ेंगे, किससे जोड़े कि इसका उत्तर 0 आ जाए, इसका जो उत्तर है वो 0 आ जाए। कब जोड़ेंगे? अरे सीधी सी बात है, माइनस के 2/3 को जोड़ दो। 2/3 में अगर -2/3 जोड़ोगे तो ये प्लस, ये कोष्टक मतलब गुणा और माइनस, जब प्लस का गुणा माइनस से होगा तो आंसर में आएगा माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2/3 ये माइनस हो जाएगा और ये 2/3 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे क्योंकि माइनस हो रहा है। 2 में से 2 गया, इसी प्रकार 2/3 में से 2/3 गया तो 0 आ गया। तो इसका योज्य प्रतिलोम जो होगा वो ये होगा -2/3। क्या होगा? माइनस के 2/3, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है अपना, दूसरा है माइनस के 3/5 का योज्य प्रतिलोम। माइनस के 3/5 है, देखो -3/5 का योज्य प्रतिलोम हमें जोड़ना है, ठीक है। कोष्टक में इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, प्लस का 3/5। अगर हम इसको इससे जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये प्लस का दोनों में गुणा है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस होता है। तो ये माइनस का 3/5 होगा और ये प्लस का 3/5 होगा और ये आपस में कट जाएंगे। देखो -3 और +3 0 होता है, तो -3/5 और +3/5 भी 0 होगा। संख्या सेम है, अंश सेम है, हर सेम है, तो आपस में कट जाएंगे। थोड़ा सा भी अगर चेंजेस होगा अंश में या हर में तो फिर वो नहीं कटेंगे, ठीक है ना, वो 0 नहीं होंगे, तो इसका ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये जो 3/5 लिखा है यही तो इसका योज्य प्रतिलोम है, तो -3/5 का चिन्ह चेंज कर दो, बस ये इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/5, ठीक है, इसका ध्यान रखना। फिर है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम होता है व्युत्क्रम और योज्य प्रतिलोम होता है चिन्ह चेंज कर दो, बस इतना ध्यान रखो। तो 7/11 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है कि यदि किसी संख्या से किसी संख्या को गुणा कराते हैं तो आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। अरे भाई, जब 7/11 को आप किसी संख्या से गुणा कराओगे, किसी भी संख्या से गुणा करा देते हैं मान लीजिए, तो जब आंसर अपना 1 आना चाहिए। कब आएगा? जब 7/11 को 11/7 से गुणा करा देंगे तो ये 7 ऊपर है, ये 7 नीचे, ये आपस में भाग से कट जाएंगे, 7 का भाग जाएगा दोनों में और ये 11 का भाग इसमें 11 में एक बार जाएगा, कट जाएंगे। इधर भी 1 बचा, इधर भी 1 बचा, नीचे भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा। 1 × 1/1 × 1 सब कट कटा के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 आ गया। 1/1 लिख सकते हो या फिर 1 लिख सकते हो, ठीक है ना। किसी भी संख्या में हर अगर 1 हो तो हर को लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो इसका जो योज्य गुणात्मक प्रतिलोम होगा, 11/7। कितना होगा? 11/7। मैं बट्टे को इस तरह से लिख रहा हूं, ठीक है ना, समझ लेना। फिर है -5/9 का गुणात्मक प्रतिलोम। -5/9 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसका उल्टा कर दो आप तो सीधा, ये -9/5, बस यही है इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये सारे आंसर मैंने लिखे हैं। थोड़ी सी हैंड राइटिंग में थोड़ा सा इश्यू होगा, आपको थोड़ी कम समझ में आएगी, पर आप समझ गए होंगे मेरे कहने से, मैंने जो बोला उसको सुनने से। तो ये थे 10 तक प्रश्न। इसके आगे के प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ये मॉडल पेपर चैप्टर 1 के लिए था। चैप्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर से प्रश्न बनने वाले हैं। आपने देखा होगा मॉडल पेपर में, अगर नहीं देखा है तो आप बोल देना, मैं कमेंट करना, मैं उसकी भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और इस चैनल का नाम कैसा लगा इसका जरूर जवाब देना। थैंक यू।